चलो आओ सर, जीएसटी का डिस्क्रिप्टिव पार्ट के क्वेश्चंस करते हैं, मजा आएगा, साथ बैठ के सॉल्व करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। चलो लेट्स स्टार्ट। कभी भी पहले बड़े क्वेश्चन में क्या करते हैं, नीचे आगे बढ़ते सर हमसे क्वेश्चन क्या चाहता है, अरे बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार। चलो क्या चाहता है हमसे, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम एंड आईटीसी। ये हमसे तीनों अलग अलग चाहता है। नाइस सर, क्या तीनों अलग अलग बना ले? हाँ सर, तीनों अलग अलग बनाना तो और आसान हो जाएगा सर। पर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या मैं तीनों अलग अलग बनाऊं? अगर मैं तीनों अलग अलग बनाता हूं तो क्या आप आरसीएम का ट्रीटमेंट सीख जाओगे? आई होप। तो एक काम करते हैं, आउटवर्ड, इनवर्ड, फिर आरसीएम वाला। एक काम करते हैं, मैं आप लोगों के लिए ना एक साथ बनाता हूं। क्यों? ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। मैं आप लोगों के लिए एक साथ इसलिए बनाता हूं क्योंकि एक स्टूडेंट को ये सीखना जरूरी है कि जब एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आया जिसमें आपको नेट जीएसटी लाइबिलिटी, देखो ये बहुत इजी हो जाएगा। अगर आउटवर्ड इनवर्ड अलग अलग करूंगा तो ये बहुत इजी हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं, मैं तीनों को एक में निकालता हूं और नेट जीएसटी लाइबिलिटी की बातें करता हूं। तो एक स्टूडेंट को ना मैं ये भी बता दूंगा कि आउटवर्ड की डिटेल्स अगर आप अलग अलग बनाओगे तो कहां तक जाएगी, इनवर्ड की डिटेल्स कहां तक जाएगी, ये मैं आपको सिखा दूंगा। पर एक साथ बनाऊंगा ना तो नेट जीएसटी पेबल सीख जाओगे यार। और मेरे को जो लग रहा है ना, नेट जीएसटी पेबल इन कैश वाली कहानी जो है ना, वहीं पर स्टूडेंट फंसते हैं। इसी को तो बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लाइबिलिटी का क्वेश्चन सर। मेरे हिसाब से वो तरीका बेटर रहेगा। बाकी तो देखते हैं, चलो सर ठीक है। हमें बहुत सारी नीचे चीजें दी हुई है, चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ऑल द फिगर्स अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेरेवर एप्लीकेबल। रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है सर, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी 2.5 2.55% इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टर, मतलब ऊपर ट्रांसपोर्टर वाली कुछ तो कहानी है सर। इन अदर केस 999 इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाई के लिए दिया हुआ है। ठीक है भाई। उसके बाद आपको टर्नओवर दिया हुआ है निवेदिता का 1.6 करोड़ का है, मतलब निवेदिता कंपोजिशन स्कीम में नहीं है। ठीक है, निवेदिता प्राइवेट लिमिटेड है, कंपनी है और कंपोजिशन स्कीम में नहीं है और रजिस्टर्ड भी है। इसका एनुअल रिटर्न डाला है 30 अक्टूबर को। ये हमारे काम का होता है सर एनुअल रिटर्न। बाकी ये दो तो और भी दिया हुआ है, एक हमें क्रेडिट नोट से रिलेटेड दिया हुआ है और एक हमें परचेज ऑफ रॉ मटेरियल से रिलेटेड दिया हुआ है सर। चलो ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं और करते जाते हैं सर। तो मेरे हिसाब से फॉर्मेट तो ड्रॉ कर लो सर, फॉर्मेट तो लगेगा ना सर। यहाँ पर करेंगे अपन फॉर्मेट ड्रॉ, यहाँ पर लिखेंगे अपन, यहाँ लिखेंगे सर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 6th। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6th। यहाँ पर हर स्टूडेंट लिखेगा सर कंप्यूटेशन ऑफ, अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से चलूँ तो कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अलग है, आईटीसी अलग है एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेबल अंडर आरसीएम, ये तीनों अलग अलग है। तो आप चाहो तो यहाँ पर तीनों अलग अलग लिख लो। मैं आप लोगों को एक साथ सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे सिखाना है स्टूडेंट को कि कंप्यूटेशन ऑफ नेट जीएसटी पेबल इन कैश कैसे निकालते हैं एग्जाम में, वो मेरे को सिखाना है सर। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार तो क्वेश्चन के हिसाब से लिख लेता हूँ सर, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म आप लोग यूज मत करना एग्जाम में, ठीक है, आईटीसी, ठीक है, एंड आरसीएम, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, आईटीसी एंड आरसीएम ऑफ, क्या नाम है इसका, निवेदिता, ठीक है, निवेदिता प्राइवेट लिमिटेड सर। ठीक है, राइटिंग तो बहुत ही गंदी हो गई है सर। अरे भाई सीधी लाइन, हाँ सीधी लाइन भी नहीं जा रही थी, अरे बाप रे खतरनाक लाइन जा रही है तो।
लाइन ही बड़ी खतरनाक हो गई ये तो। रुको तो यार, हाँ भाई, ये खसकी क्यों नहीं? हाँ ठीक है। इसके बाद हमारा आएगा CGST, SGST, IGST, सर वैल्यू। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर आप ये जो फॉर्मेट ड्रॉ करते हो CGST, SGST, IGST एंड वैल्यू, सर क्या हम एग्जाम में यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली सर, ये मेरा फॉर्मेट नहीं है सर, ये ICAI का ही फॉर्मेट है सर। आप इसको ड्रॉ कर सकते हो एग्जाम में, ये आपका टाइम सेव करता है सर। ठीक है, और नहीं तो आप जो टीचर से जो फॉर्मेट सीखोगे मुझे उससे भी दिक्कत नहीं है सर। ठीक है सर, पर्टिकुलर्स यहाँ लिखूंगा वैल्यू, यहाँ CGST, SGST एंड IGST। ठीक है, चलो तो हमें एक एक चीज अलग अलग निकालना है, मैं आपको अलग अलग निकाल के भी दिखाता हूँ सर। ठीक है, और फिर नेट GST लाइबिलिटी, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी सर, हमसे यही पूछा था ना पहला, इसको हमसे पहले यही चाहिए था ना, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं सर अब। ठीक है, यही तरीका रखा करो एग्जाम में सॉल्व करने का सर, पढ़ते जाओ ट्रीटमेंट करते जाओ, पढ़ते जाओ ट्रीटमेंट करते जाओ, आपको अलग से टाइम नहीं मिलेगा। प्लीज समझो मेरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर ट्रीटमेंट करेंगे, वैसे टाइम नहीं मिलता है, आप पास्ट सीनियर से पूछ लो जाके। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, निवेदिता प्राइवेट लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेलीविजन एट मोहाली पंजाब एंड एज अ सर्विस सेंटर एट बटिंडा पंजाब। अच्छा, टीवी बनाता भी है, सर्विस सेंटर का भी काम है, बट दोनों पंजाब में ही है सर, एक मोहाली पंजाब में, एक बटिंडा पंजाब में। द कंपनी हैज टेकन अ सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑफ GST, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर, सिंगल रजिस्ट्रेशन ऑफ GST। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025 सर, नवंबर की कहानी है सर। ठीक है, चलो देखो, सप्लाई ऑफ टेलीविजन टू शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड लोकेटेड एट लुधियाना पंजाब। मैंने ना हमेशा से स्टूडेंट को एक बात सिखाई है, आई नो मेरी बात इग्नोर की जाती है, बट मैं आपको बता रहा हूँ सर, फिर वो आप ना जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तब आपको मेरी बात लगती है, अरे यार सर की बात सुन लेते। आप मेरे को एक बात बताओ, कहीं पर भी लिखा है कि ये इंटर है या इंट्रा है? आप मेरे को पढ़ के बता दो सर, इवन नीचे ढूंढ लेते हैं, चलो भाई कहीं नीचे इंटर इंट्रा दिया हुआ है क्या? यहाँ तक तो मैं आपको पढ़ा दिया था, ये 2 पॉइंट में ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है सर, तो कहाँ लिखा है सर इंटर है कि इंट्रा है? एक स्टूडेंट बोला सर नहीं समझ आ रहा है, तो क्या इंट्रा ले लेते हैं सर? यही तो गड़बड़ है सर आपकी, यही गड़बड़ है। अगर आप एक स्टूडेंट इस पॉइंट पे अगर प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं सोचा, एग्जाम में जाके सिंपल, आपको पता है मैं भी चाहूं तो यहां लिख सकता हूं सर, पहला पॉइंट सप्लाई ऑफ टेलीविजन टू शाइन, शाइन है ना, हाँ शाइन ही तो नाम है उसका, शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स सर, वैल्यू 20 लाख। ठीक है, और 99%, तो 20 लाख का 9% 1,80,000। अगर मैं एग्जाम में, विश्वास करना, अगर मैं एग्जाम में ये लिख के आया, आप विश्वास करोगे आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर इस ट्रांजेक्शन का 1 मार्क्स है तो वो आधा मार्क्स तो मेरा वैसे ही काट देगा। एक स्टूडेंट बोला सर क्यों? मैं बोला एक बात बता, तूने प्लेस ऑफ सप्लाई सोचा था? बोले वाह क्यों सोचूं सर, लुधियाना पंजाब, ये भी तो पंजाब, पंजाब पंजाब सेम स्टेट, हो गया सर CGST SGST। मैं बोला एक बात बता, तेरे हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर का कोई रिलेवेंस ही नहीं है, मतलब ही नहीं है उस चैप्टर का? बोले सर जरूरत कहाँ है, वो तो दिख रहा है ना पंजाब पंजाब। मैं बोला अरे भाई साहब, ये ऐसे पढ़ रहे हो GST तो बहुत खतरनाक पढ़ रहे हो, मुझे नहीं पता आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो सर, और बहुत खतरनाक पढ़ रहे हो GST। अरे भैया आज नहीं, मैंने हमेशा से एक बात सिखाई, जब भी कभी किसी क्वेश्चन में इंटर और इंट्रा ना बोलेगा, आपको खुद सामने से सोचना है प्लेस ऑफ सप्लाई, सामने से सोचना है प्लेस ऑफ सप्लाई, नहीं बोलेगा तो सोचना पड़ेगा।
तो एक स्टूडेंट बोला चलो ठीक है सर, आपकी बात माने और प्लेस ऑफ सप्लाई सोच लिए, आप हमें बता दो सर इसके हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर फॉल करेगा सर। सर क्या 10(1)(a) में चले जाएं हम? क्या 10(1)(a) में जा सकते हैं? सर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो सर जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। वाह सर, तो उस हिसाब से भी सोचोगे तो सर सी और ऐसी आएगा। हाँ आएगा, मैं कहा मना किया, बट भाई जब तू वर्किंग नोट में प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं लिख के देगा ना उसको, वो मार्क्स काट देगा। फिर तुम मुझसे पूछते हो सर कि वो जो 10 मार्क्स का सर हमने क्वेश्चन में सर 2-3 दे रहे एग्जाम में, पूरा तो आंसर टैली हो रहा है, तो भाई यही चीज तो है, इन्हीं में तो मार्क्स कटता है सर। मेरी बात शायद आप लोगों को समझ आ रही होगी, और अगर समझ आ रही होगी तो आप सीख के इम्प्लीमेंट करोगे सर। बाकी आपकी इच्छा सर, मेरा काम समझाना है सर, मैं तो समझाया आपको, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा, मैं होता तो एग्जाम में प्लेस ऑफ सप्लाई लिख के आता सर। मुझे तो जब भी इंट्रा नहीं दिखता मैं तो प्लेस ऑफ सप्लाई लिखूंगा सर, नहीं तो उस चैप्टर का रिलेवेंस क्या, हटा दो उस चैप्टर को, आग लगा दो ना उस चैप्टर को फिर तो, ठीक है। अगला देखो सर, रॉ मटेरियल ट्रांसफर टू सर्विस सेंटर लोकेटेड एट भटिंडा ब्रांच। अब देखो सर, 1 मिनट रुको और समझो। सर मैं अपने एक ब्रांच से अपने दूसरे ब्रांच, अरे यार ये क्या होता है इसको, राम मालिक क्या हो जाता है इसको, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, ठीक है, दोनों सेम स्टेट में है सर, दोनों पंजाब में ही है सर, ठीक है। तो बात ये हो रही है मैंने दोनों के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन लिया है, लिखा है ऊपर ये देखो। तो सर मैं अगर सिंगल रजिस्ट्रेशन में चल रहा हूं, अपने ही ब्रांच को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो उस पे जीएसटी की बात क्यों आएगी? तो एक स्टूडेंट बोला सर जीएसटी कब होता? जीएसटी तब होता जब ये वाली ब्रांच दूसरे स्टेट में होती, दूसरे स्टेट में होती, पहला केस। दूसरा, या तो फिर, अरे यार ये क्यों होता है, या तो ये ना जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं ना ये बहुत स्लो है, मैं फास्ट हो गया हूं सर। दूसरा केस ये है जहां पर ये वाली ब्रांच का सेपरेट जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता, तब हम जीएसटी चार्ज करते सर। अभी जीएसटी चार्ज कर ही नहीं सकता क्योंकि दोनों सेम रजिस्ट्रेशन नंबर से काम कर रहे हैं सर। बात समझ आई? इतना धीरे धीरे आराम से सिखा रहा हूं सर, अब तो सीख जाओ। तो एक स्टूडेंट बोला ठीक है काम करते हैं, छोड़ देते हैं, लिखते भी नहीं है। मैं बोला ए भाई यहां लिखना पड़ेगा कि सर रॉ मटेरियल वो लुधियाना ब्रांच को दिया, यहाँ वर्किंग नोट डालना पड़ेगा कि दोनों सिंगल रजिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं सर, छोड़ दो जीएसटी की बात ही नहीं है सर। एक स्टूडेंट बोला सर वैल्यू लिखूं? हाँ वैल्यू क्यों नहीं लिखेगा भाई, अरे वैल्यू तो है ना सर, जीएसटी नहीं है तो क्या हुआ, वैल्यू तो है। समझ आई बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सर। Received advance from New Electro Divine registered at Delhi for the purchase of television. Wow, wow, wow. एकदम ध्यान दो सर। पहले बात करेंगे टाइम ऑफ सप्लाई की। सर क्यों? सर गुड्स का केस है सर, तो क्या हुआ, गुड्स के केस में एडवांस है, तो सर क्या हुआ, एडवांस गुड्स के केस में है तो टाइम ऑफ सप्लाई एडवांस में नहीं होता मेरे भाई, एडवांस में नहीं होता, एडवांस में टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होता। तो एडवांस में जब टाइम ऑफ सप्लाई होता ही नहीं है तो फिर जीएसटी की बात क्यों आएगी? जीएसटी की बात आज नहीं आएगी सर, जब मैं इसका इनवॉइस रेज करूंगा, या इनवॉइस मुझे जिस दिन तक रेज कर देना चाहिए एज पर सेक्शन 31, उस दिन मेरा टाइम ऑफ सप्लाई आएगा और उस दिन जीएसटी की बात करूंगा, आज नहीं करूंगा। आज तो सिर्फ एडवांस मिला है गुड्स का। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है? तो सर क्या करूं फिर मैं? लिख भाई, ट्रांजैक्शन तो लिख ले, रिसीव्ड एडवांस फ्रॉम कुछ 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 वर्किंग नोट, और यहां पर कितना अमाउंट है, 3,50,000। सर आप मेरे साथ सीखने बैठे हो सर, ये राइटिंग वाला काम आप भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड पे सोचना है, इंपॉर्टेंट थिंकिंग बढ़ाना है, इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी करना है, इंपॉर्टेंट सोचने का दायरा बढ़ाना है सर। अगर आप सिर्फ मेरे साथ ये देखने बैठे हो कि सर पूरे सेंटेंस नहीं लिख रहे, तो फिर तो सर
सर जी फिर तो आप खुद लिख लो सर, क्योंकि मेन मेरा काम आपको सिखाना है। सेंटेंस तो आपको नीचे इसके आंसर्स में भी मिल जाएंगे, देख लेना भाई पूरा सेंटेंस। आप सीखो तो सही क्या हो रहा है, कैसे ट्रीटमेंट हो रहा है और कैसे जीएसटी में इंटर चैप्टर कनेक्ट कर रहे हैं। देखो मैं कैसे कनेक्ट किया, टाइम ऑफ सप्लाई अभी फॉल ही नहीं करेगा तो जीएसटी की बात ही क्यों करूं मैं इसमें। बात समझ आई। नेक्स्ट, received advance from New Electro Divine registered at Delhi for the payment of annual maintenance charges। भाई साहब सर्विस है, भाई साहब सर्विस है। एक स्टूडेंट बोला वाह सर्विस है तो क्या हुआ सर, ये भी तो एडवांस है ना, तो ये इसका भी टाइम ऑफ सप्लाई अभी नहीं होगा। मैं बोला ये कौन बोला भाई, सर्विसेज के केस में अगर एडवांस मिलता है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई होता है, जैसे ही एडवांस मिला उसी दिन टाइम ऑफ सप्लाई होता है। तो नवंबर में मिला ना एडवांस, अभी टाइम ऑफ सप्लाई होगा। तो एक स्टूडेंट बोला ठीक है सर ये तो समझ गया, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया। सर ये बता दो CGST SGST IGST। मैं बोला ये पूछा ना पते की बात। अब देखो सर किससे हमने रिसीव किया सर एडवांस, फ्रॉम न्यू इलेक्ट्रो डिवाइन रजिस्टर्ड एट दिल्ली। सर प्लेस ऑफ सप्लाई बता दो सर। प्लेस ऑफ सप्लाई का सेक्शन यहां पर अगर एक स्टूडेंट को याद आ रहा हो तो 12(2 सर जनरल प्रोविजन सर। और जनरल प्रोविजन ये बोलता है सर क्या आपने रजिस्टर्ड पर्सन को प्रोवाइड किया है। मैंने बोला हाँ रजिस्टर्ड एट दिल्ली। सरकार बोली लोकेशन ऑफ सच पर्सन, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया दिल्ली। मैं कहाँ का हूं, पंजाब, हो गया IGST। तो 50,000 सर। आओ सर चौथा सर AM, अभी ये क्या हो गया यार, हैंडराइटिंग सुधारना पड़ेगा किसी दिन बैठ के मेरे को। सर AMC सर 50,000 सर, 50,000 इंटू 18% सर 9,000 सर। क्लियर सर, क्या हमें यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई वाली बात लिखना है। हाँ जी लिखना है सर, लिखना है सर, लिखना है सर। ठीक है। अब एक स्टूडेंट अगर मुझसे आउटवर्ड सप्लाई का टोटल पूछेगा ना, लो आपसे पूछ रहा था ना सर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है, निकल गई। तो ये आप लिख लेना सर 1,80,000, 1,80,000 एंड 9,000। ये आपका टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो गई जो आपने मुझसे क्वेश्चन का पहला पार्ट पूछा था। अब थोड़ा गैप देके सर इनवर्ट सर, इनवर्ट सप्लाई सर, क्योंकि क्रेडिट भी तो चाहिए थी ना उसको। चलो सर पढ़ते हैं। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम इलेक्ट्रो एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड एट लुधियाना पंजाब। ठीक है सर। प्लेस ऑफ सप्लाई सर 10(1)A सर। मैं भी लुधियाना पंजाब का हूं, जिससे परचेज किया वो भी लुधियाना पंजाब का है। 10(1)A अप्लाई हो जाएगा। CGST SGST की कहानी पर इससे रिलेटेड नीचे एक बात दी हुई है, देखो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इंक्लूड the raw material of 1,20,000 which was purchased on 10/3/2025 but the invoices for the were uploaded on GSTR on 18/11/2025 sir, and such detail has been communicated to the recipient in form GSTR 2B। एक स्टूडेंट बोला यार ये तो हो गया सर, ये क्या हो रहा है। अरे भैया जी ध्यान दीजिएगा सर, एकदम मस्त ध्यान दीजिएगा सर। सर मैंने एनुअल रिटर्न कब फाइल की, अक्टूबर में। सर इनवॉइस कब अपलोड हुआ, नवंबर में। तो सर क्रेडिट लेने की टाइम पीरियड तो खत्म हो गई ना सर। सर सामने वाले ने इनवॉइस जो अपलोड किया वो नवंबर में किया। सर मैंने तो अक्टूबर में GSTR डाल दिया था सर। जब मैं अक्टूबर में GSTR डाल दिया था तो उसके बाद अगर वो सर अपलोड करता है इनवॉइस तो मैं क्रेडिट कैसे लूँ। क्रेडिट लेने का टाइम पीरियड क्या होता है सर, 30 नवंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो कि मेरे केस में 30 अक्टूबर है सर। दोनों में विच एवर इज अर्लियर सर।
तो अर्लियर वाली डेट तो 30 अक्टूबर लास्ट थी मेरी क्रेडिट लेने की। तो सर ये जो 1,20,000 का रॉ मटेरियल है, इस पे मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी, इस पे मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगी। तो सर इसमें से आप 1,20,000 हटा दो सर, कितना आ जाएगा? अबे 25 लाख माइनस 1,20,000, ये आ रहा है सर 23,80,000 सर। चलो अब लिखते हैं सर पहला वाला, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल सर 23,80,000 सर। अब इसमें CGST SGST चार्ज करो सर, 99214200 214200 डैश। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो सर, परचेज ऑफ, नहीं ये फ्रेट पेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेलीविजन to a tempo owner registered as GTA at Mohali, Punjab. Tempo owner issued invoice without any GST. देखो टेम्पो वाला तो GTA वाला है, और GTA वाला हाथ खड़ा करके बैठा है, मैं GST चार्ज नहीं करूंगा, मतलब मैं फॉरवर्ड में चलूंगा ही नहीं। बोला ठीक है भाई, तू फॉरवर्ड में नहीं चलेगा, मैं रजिस्टर्ड आदमी हूं जिसको तूने सर्विसेज दिया। तो सर उस केस में क्या RCM अप्लाई हो जाएगा? हाँ सर, आप अगर देखोगे तो इसका परसेंटेज भी इन्होंने क्या दिया था, 2.55%। वो आपको हिंट कर रहे हैं सर कि अगर GTA वाला हाथ खड़ा कर दे कि मैं GST पे नहीं करूंगा, मैं GST चार्ज ही नहीं करूंगा, तो उस केस में अगर आप रजिस्टर्ड हो, आप स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो, तो RCM की कहानी है सर। और अगर RCM की कहानी है तो हमसे तो क्वेश्चन में पूछा था ना कि सर आप ITC भी बताओ टोटल एंड RCM वाला भी बताओ, तो ये RCM वाला पहला मिल गया आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, फिर यही बात सर क्या लगेगा, CGST SGST IGST? सर मोहाली पंजाब की कहानी है सर। ठीक है, तो सर उस केस में क्या लगने वाला है, CGST एंड SGST सर। तो अब मैं आपको सिखाता हूं सर, सेकेंड वाला GTA वाले की सर्विस है, 50,000 की है, प्लीज सीखना सर, नेट GST लाइबिलिटी सीखना सर। 50,000 इंटू 2.5, अरे 50,000 इंटू 2.5% सर, 1250 डैश। ठीक है, अगला देखो सर। अच्छा, एक आपको मेरे को नेट GST लाइबिलिटी सिखाना है ना, थोड़ा सा गैप दो, इसमें प्लस करना सिखा रहा हूं, सीखो। प्लस GTA RCM वाला सर 50,000 था, कितना था, 1250 ना, 1250 सर डैश। ठीक है, प्लीज सीखना, आखिरी में आपको समझ आएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अभी ध्यान दो, मैं सब बताऊंगा। पेड रेंट ऑफ फैक्ट्री एंड सर्विस सेंटर टू राकेश हु इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओ भाई साहब, पिछली बार का अमेंडमेंट है, इस बार कवर किया, थैंक यू। ये पिछली बार का अमेंडमेंट है, मैं आपको याद दिलाता हूं। सर हमने क्या पढ़ा था पता है सर, अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जो लेट आउट कर रहा है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, और जिसको किराए पे दे रहा है वो बंदा रजिस्टर्ड है, तो उस केस में RCM अप्लाई होगा। फैक्ट्री है ना सर, सर्विस सेंटर है ना सर, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जिसको किराए पे मेरे को दिया, मैं रजिस्टर्ड हूं, वो जो पर्सन किराए पे दिया वो अनरजिस्टर्ड है। हर ये बात समझ बैठा दिमाग में, क्लियर हुआ? तो इस केस में सर अपना RCM लग जाएगा सर। तो RCM लगेगा, फिर इसको दो जगह लिखना पड़ेगा सर। चलो लिखते हैं सर,
सर रेंट सर, वो सर्विस सेंटर वगैरह का कितना रेंट है सर? 1,20,000 सर। सर CGST, SGST, IGST। रेंट ऑफ अ फैक्ट्री एंड सर्विस सेंटर टू राकेश हु इज एन अनरजिस्टर्ड पर्सन सर। रेंटिंग ऑफ इमोरल प्रॉपर्टी सर। अब यहां पर इस क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया सर, तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए क्या करना होगा सर? रेंटिंग का काम है, इमोरल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है सर, जहां पर इमोरल प्रॉपर्टी लोकेटेड है या इंटेंडेड टू बी लोकेटेड है सर। तो सर जहां पर मेरी फैक्ट्री फैक्ट्री रेंट वगैरह सर्विस सेंटर मेरा कहां पर है? पंजाब में। स्टार्टिंग में पढ़े थे ना सर पंजाब में, आओ नहीं तो दिखा देता हूँ आगे रे। ये देखो सर, सर्विस सेंटर भी इसका कहां पर है? बठिंडा पंजाब में ही है सर। तो सर इस केस में क्या होगा? सिंपल, CGST, SGST सर। तो 1,20,000 इंटू 9%, 10,800, 10,800। एक मिनट रुको, यहाँ भी लिखो सर। रेंट वाली कहानी है सर, RCM की कहानी है सर। सर ये मैं आप लोगों के लिए एडिशनल कर रहा हूँ सर, ताकि आप सीख जाओ सर। और ऐसे ही मैं आपको प्रैक्टिस बैच में भी करवाता हूँ सर, ताकि एक स्टूडेंट सीखे, सिर्फ पढ़े मत सर। ठीक है, नेक्स्ट, सिक्योरिटी सर्विसेज रिसीव फ्रॉम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी सर्विसेज सोल प्रोप्राइटर फर्म रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम एट जलंधर पंजाब। आराम से, सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, ये तो सोल प्रोप्राइटर है सर। टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, क्या RCM होता है? हाँ सर, RCM ही होता है। तो सर मैं तो रजिस्टर्ड हूं ना जिसको ये प्रोवाइड कर रहे हैं, तो RCM अप्लाई हो जाएगा सर। ठीक है, तो इस केस में 25,000। अच्छा, जलंधर पंजाब, तो सर कहाँ की कहानी सर? C और S की कहानी सर। कैसे? सेक्शन 12(2) सर, जनरल प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा। लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन सर। ठीक है, यही मैं आपको जो डिटेल में सिखा रहा हूँ। आई नो थोड़ा सा डिटेल है, एक स्टूडेंट को लग सकता है यार सर बहुत डिटेल में बता रहे हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ सर, एग्जाम में थोड़ा भी इधर उधर करता है ना सर, एक स्टूडेंट का दिमाग हर तरफ दौड़ना चाहिए। आप इस क्वेश्चन स्पेसिफिक पढ़ रहे हो, तो मैं चाहता तो आपको शॉर्टकट में भी फटाफट करवा सकता था सर, बट वो फिर आप फंसोगे। मेरे को दिक्कत नहीं है सर, मेरा दिमाग, मैं आपको एक प्रॉपर पाथ में तैयार कर रहा हूँ कि ऐसा सोचना है, ऐसे चलना है, इस तरीके से चलना है सर। ठीक है, तो सिक्योरिटी सर्विसेज लिख लेते सर। चौथा, सिक्योरिटी सर्विसेज सर 25,000 इंटू 9% सर करना पड़ेगा। 2250 डैश एंड प्लस सिक्योरिटी सर्विसेज सर RCM वाली है सर 25,000 सर 2250। इसके अलावा और कुछ दिख रहा है? हाँ, एक पॉइंट नीचे था, क्रेडिट नोट वाला बच गया। देखो, क्रेडिट नोट ऑफ 80,000 was issued on 30/11/2025, ठीक है, टू शाइन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक, अगेंस्ट इनवॉइस ऑफ 4,20,000 issued on, ये क्या डेट दे दिया सर? आप समझो सर, मैं क्यों 2 मिनट रुको, पता है क्योंकि सर ये 23/24 का है, और 23/24 की लास्ट डेट क्या है क्रेडिट नोट इशू करने की सर? 30 नवंबर सर, 30 नवंबर 24 लास्ट डेट है क्रेडिट नोट इशू करने की। ये भाई साहब 25 में क्रेडिट नोट इशू किया है सर, ये तो क्रेडिट नोट ही इनवैलिड है सर। क्रेडिट नोट इनवैलिड है, GST की लायबिलिटी कम ही नहीं होगी सर। लेट हो गया क्रेडिट नोट, 1 साल पूरा क्रेडिट नोट लेट इशू किया सर, कोई मतलब नहीं है, रिलेवेंट ही नहीं है उस क्रेडिट नोट का। आई बात समझ? तो मेरे हिसाब से बस इतना ही था क्वेश्चन। आपको इन्वर्ट का टोटल चाहिए था, लीजिए सर, ये इन्वर्ट का टोटल आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, प्लस 10,800 प्लस 1250 प्लस 214200, ये आ रहा है 228500, 228500 डैश, ये B हो गया। और आपको RCM का भी चाहिए था ना टोटल, लो सर RCM वाला भी टोटल हो जाएगा। मैं अभी करना तो नहीं चाह रहा था, बट लो, आपको करना था ना, लो
आरसीएम का भी टोटल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1250 प्लस 10880 प्लस 2250, ये आ रहा है सर 14300। 14300 ये आपका क्वेश्चन वाला था, ये आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट मैंने करवा दिया। अब प्लीज मेरे हिसाब से नेट जीएसटी लायबिलिटी सीखते हैं सर। पहले ए माइनस बी कर लो सर, 1,80,000 माइनस 22,8500, ये आ रहा है सर 48,500 की क्रेडिट पड़ी है मेरे पास, 48,500 की क्रेडिट पड़ी है मेरे पास, और 9,000 जीएसटी पेबल है सर। तो मैं अगर चाहूँ, वैसे तो इंस्टीट्यूट अभी क्या कर रही है, आधा आधा ले जाके एडजस्ट करती है, नहीं तो चाहे तो हम सी को भी पूरा आई में एडजस्ट कर सकते हैं, बट अभी इंस्टीट्यूट ये कर रही है कि आधा आधा एडजस्ट करती है। तो आप दोनों अप्रोच अप्लाई कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। तो यहाँ से मैं 4500 हटा देता हूँ, 4500 हटा देता हूँ और यहाँ 9000 डाल देता हूँ सर। तो ये हो जाएगा आपका डैश, ये कितना आ जाएगा सर? सर 44,000 की मेरे पास क्रेडिट पड़ी हुई है, 44,000 की मेरे पास क्रेडिट पड़ी हुई है सर, ठीक है। तो नेट जीएसटी पेबल इन कैश एग्जाम में आता है ना सर, प्लीज ध्यान दीजिएगा हमारा नेट, प्लीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखने वाला हूं मैं, नेट जीएसटी पेबल डैश डैश, देखो कैसे लिखा, नेट जीएसटी पेबल डैश डैश, क्योंकि मेरे पास क्रेडिट पड़ी थी सर, ठीक। अब यहां पर क्या लिखूंगा, नेट जीएसटी पेबल इन कैश, इन कैश, कैश आरसीएम वाली कैश में पे करना पड़ता है। बात समझ आई सर? समझ आया? ये होता है एग्जाम का फॉर्मेट और प्रॉपर तरीका सर, एग्जाम में आपको ऐसे ही करना पड़ता है, ये तरीका होता है एग्जाम में सॉल्व करने का। बाकी वो तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, ये देखो सर, ये अगर अलग अलग चाहिए तो ये तो मैंने आपको निकाल के दिया सर, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी हो गया, फिर इनवर्ट का टोटल हो गया। अगर अलग अलग चाहिए तो तब तो आसान है जिंदगी सर, और आपको आरसीएम वाला चाहिए था, ये लो अलग अलग, तो बहुत आसान है। ये जो प्रेजेंटेशन है दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मेरे को सिखाना था, ये मैंने आप लोगों के लिए अलग से करके दिया, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं थी। एक स्टूडेंट चाहे तो क्वेश्चन के स्पेसिफिक भी चल सकता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। आओ सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मजा आएगा सर, ठीक है। अब तो समझ आ रहा है ना जीएसटी, मजेदार है यार, बहुत मजेदार है, साथ बैठ के करो बहुत मजा आता है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑफ मिस्टर जतेंद्र, showing each item separately. All the amount given above are exclusive of taxes wherever applicable. Correct legal reasoning of each item should be forming part of your answer. चलो भाई क्या बोल रहे हैं लोग, देखो, Mr. Jatinder engaged in providing various services is registered as a regular taxpayer under GST. ठीक है भैया, एज अ रेगुलर टैक्स पेयर ही रजिस्टर्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा सर, ये रजिस्टर्ड आदमी। He furnished the following information relating to various output transaction done for the financial year 24-25. हाँ, इंस्टीट्यूट चेंज करना भूल गए सर, हमारा प्रीवियस ईयर 25-26 चल रहा है, बट चलो चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सर, रेंट रिसीव फॉर रेंटिंग ऑफ लैंड फॉर फिश फार्मिंग, सर 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 सर, रेंटिंग ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है, और फिश फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, फिशिकल्चर सब एग्जेम्प्ट है, ये सब एग्जेम्प्ट है सर, ठीक है। रिसीव प्राइस लिंक सब्सिडी फ्रॉम हैप्पी डेज अ रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, ओहो सर, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से आपने सब्सिडी रिसीव की है सर, प्राइवेट से सब्सिडी रिसीव की है, गवर्नमेंट से नहीं है सर। गवर्नमेंट की सब्सिडी सर, गवर्नमेंट से सब्सिडी होती ना छोड़ देता, ये तो प्राइवेट की सब्सिडी है सर। तो क्या प्राइवेट की सब्सिडी टैक्सेबल है? हाँ सर टैक्सेबल है सर, प्राइवेट से सब्सिडी मिलती है वो टैक्सेबल होती है सर। प्राइस लिंक सब्सिडी मतलब इसने प्राइस में पहले से रिड्यूस कर दिया था सर, प्राइस से रिड्यूस कर दिया था, प्राइवेट की सब्सिडी को रिड्यूस कर दिया था, जबकि रिड्यूस नहीं होनी थी, ऐड होनी चाहिए थी, तो इसलिए टैक्सेबल है सर, हम ऐड करेंगे, ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सर, ये तो एग्जेम्प्ट है सर, इनको तो हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कवर किए हैं सर,
आप मेरे समरी नोट्स भी देख सकते हो सर, ठीक है। मैंने जो हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड किए उनमें सब ये सब लिखा है सर। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, रिपिंग, वैक्सिंग, ये सब एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेड फ्रूट को फ्रूट ही रहने देना, एप्पल को एप्पल रहने देना, एपीफीज मत बनाना सर, एग्जेम्प्ट है सर। प्रोवाइडिंग रूम, हैविंग रूम चार्जेस ऑफ 4500, ओ भाई 5000 के नीचे तो तू सोच क्या रहा है, एग्जेम्प्ट। 5000 के ऊपर जाता तो टैक्सेबल हो जाता। तो अमाउंट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई तो एक ही बच्चा सर। इजी था क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी था, अच्छा था, बट ठीक है, नाइस, अच्छा एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस करा रहा था सर आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर। Examine the taxability of suppliers in the following independent cases in terms of the relevant provision of the CGST 2017. Brief reason should form part of your answers. ठीक है, देखो, services of health insurance business provided by Health and Bless Insurance Company to Krish Kinare and his family. इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर क्यों? अरे इंस्टीट्यूट अगर अमेंडमेंट पूछ दे और उसको हम इंपॉर्टेंट मार्क ना करें तो फिर क्या मतलब ये जीवन का। मस्त बात, ध्यान से सुनना। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अगर इंडिविजुअल और उसकी फैमिली को प्रोवाइड किया जाए तो एग्जेम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस अगर यही ग्रुप इंश्योरेंस होगा तो टैक्सेबल है। जाओ जाके मेरे अमेंडमेंट लेक्चर देखो, यही तो बात है सर। हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस किसी इंडिविजुअल को प्रोवाइड किया जाए, उसकी फैमिली को प्रोवाइड किया जाए तो ये एग्जेम्प्ट है सर। अगर यही ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती तो ये टैक्सेबल हो जाता सर। क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? ठीक है, आगे बढ़ते सर। A1 hotel provided services of accommodation services having value of supply equal to 20,000 per month to a MBBS student, Mr. Pranav Sachdev, for a continuous period of 180 days. ये भी अच्छा लगा ना? पिछली बार का अमेंडमेंट, इस बार का तो नहीं है। इंस्टीट्यूट पिछली बार का अमेंडमेंट पूछ रही है तो मैं होता हूं तो डैम स्मार्ट, मैं बोलूंगा सर पिछली बार के अमेंडमेंट मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। 20,000 तक का अकोमोडेशन सर्विसेज 90 डेज से ऊपर कंटिन्यूअस है तो एग्जेम्प्ट है। अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है, पिछली बार के अमेंडमेंट कवर करी और ये इस बार का अमेंडमेंट कवर करी सर। ऐसे क्वेश्चन तो देख के जाना चाहिए सर, आरटीपी में यही तो देख के जाना चाहिए सर, ठीक है। उसके बाद देखो, डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई बोला है सर इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। देखो, जानवी इवेंट मैनेजमेंट, अ रजिस्टर्ड फर्म इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। लो भाई, सर्विस की बात है, रजिस्टर्ड फर्म है, ध्यान रखिएगा सर। Jashbir hired Janvi Event Management on 1st Feb 2025 to organize marriage anniversary function to be held on 14th Feb 2025 for a total consideration of 3 lakh. Jashbir paid 25,000 as booking amount on 4th Feb. ठीक है भाई, बुकिंग अमाउंट पे कर दिया सर। एक मिनट, टाइम ऑफ सप्लाई की बात है, सर्विस की बात है, तो सर क्या एडवांस भी टाइम ऑफ सप्लाई होता है? हाँ सर, तो हमें ना, ये भाई हाइलाइटर नहीं है क्या? ये रहा सर, हमें पहला टाइम ऑफ सप्लाई तो मिल गया 4th Feb सर, ठीक है। और कलर है क्या यार? देखो कि भाई ये तो सब इतने लाइट लाइट कलर है, चलो ट्राई मान लेते हैं इसमें। सर हमारा पहला टाइम ऑफ सप्लाई तो मिल गया 4th Feb, क्लियर। जानवी इवेंट मैनेजमेंट इशूड अ बिल ऑफ 3 लाख ऑन 12th March and जशबीर पेड द बैलेंस ऑन 20th March, ठीक है। सर इवेंट कब हेल्ड हुआ? 14th Feb को। सर 12th March को इनवॉइस इशू हो गया। क्वेश्चन अगला ये, सर क्या 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो गया? हाँ सर, 30 डेज के अंदर इनवॉइस इशू हो गया सर। तो हमने क्या सीखा था फिर? इनवॉइस और पेमेंट दोनों में विच एवर इज अर्लियर। तो सर हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा सर? इनवॉइस हमारा 12th March का है, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा नेक्स्ट 12th March। इनवॉइस और पेमेंट, ये पेमेंट की डेट, दोनों में विच एवर इज अर्लियर, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई दो आएगा, एक 4th Feb और एक 12th March। क्लियर, सिंपल था, इजी था। अगला देखो, अरे यार अगला देखो,
मिस्टर श्रवण कुमार अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडरटुक द सर्विस ऑफ जीटीए सर। भैया ये रजिस्टर्ड आदमी है, जीटीए की सर्विसेज लिया है फ्रॉम लॉन्ग वे टेम्पो सर्विस। अ जीटीए अ रजिस्टर्ड पर्सन on 1st January to transport goods from Gurgaon to Faridabad, Haryana. Long way tempo services issued an invoice for 30,000 on 2nd Jan. ठीक है, एक मिनट, कभी भी मेरी बात लिखो और नोट कर लो, कहीं पर भी नोट कर लो, मुझे नहीं पता बट नोट करो। आरसीएम के केस में जिंदगी का पहला नियम, सबसे पहले क्वेश्चन में ढूंढूंगा कि इनवॉइस कौन इशू कर रहा है। देखो आंसर मैं 1 मिनट में बता दूंगा, आंसर इज नॉट अ बिग डील, आंसर बड़ी बात नहीं है सर, सीखो पहले तरीका सीखो। आरसीएम के केस में सबसे पहला नियम एग्जाम में ये बोलता है सर्विस में कि सर सबसे पहले इनवॉइस कौन इशू किया ये चेक कर लो। यहां पर इनवॉइस कौन इशू किया है, लॉन्ग वे टेम्पो सर्विसेज इशूड इनवॉइस, सप्लायर इनवॉइस इशू किया है। सर क्यों सर, टाइम ऑफ सप्लाई निकालते टाइम डिफरेंस आ जाता है सर। सर कैसे, पहला तो डेट ऑफ पेमेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है 60 डेज फ्रॉम इनवॉइस सर, अगर सप्लायर इनवॉइस इशू करता है तो, और अगर रिसिपिएंट इनवॉइस इशू करता है तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट होता है, और तीनों में विचएवर इज अर्लियर होता है सर। अब यहां पर इनवॉइस कौन इशू किया, सप्लायर, तो सर जिस दिन वो इनवॉइस इशू किया यहां से आप 60 डेज काउंट कर लो सर। जनवरी है ना, 2 दिन हटा दो, 31 माइनस 2 दिन तो 29 दिन हो गए, तो 60 डेज माइनस 29 ये हो गए जनवरी के। फेब के 28 हटा दो तो 3rd मार्च हमारा 60 डेज था सर, और 61st डे जो होगा वो मेरा 4th मार्च होगा सर, 4th मार्च 61st डे। एंड डेट ऑफ पेमेंट क्या है सर, डेट ऑफ चेक है 18th मार्च को एंड एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बट द चेक वाज डेबिटेड इन 19th। तो सर 18th और 19th दोनों में विचएवर इज अर्लियर क्या होगा, 18th। डेट ऑफ पेमेंट तो बहुत इशूड है, बहुत सिंपल है सर, जिस दिन बुक्स में एंट्री किया जिस दिन डेबिट किया दोनों में विचएवर इज अर्लियर सर। तो 18th मार्च और 4th मार्च दोनों में विचएवर इज अर्लियर सर, तो हमारा टाइम ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 18th मार्च। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई होप ये समझ आया होगा। ये आपको लग रहा है आसान है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसमें इतनी गड़बड़ करके आएंगे, इतनी गड़बड़ करके आएंगे, क्योंकि मैं अगर एग्जामिनर बैठा ना, मैं क्या करने वाला हूँ पता है सर, ये इनवॉइस जो मैं जीटीए से इशू करवाया ना, जीटीए से नहीं कराऊंगा, मैं शारवन से करवा दूंगा सर, और फिर देखता हूँ कितने स्टूडेंट को ये अमेंडमेंट का कंसेप्ट याद है, जो पिछली बार का अमेंडमेंट था कितने लोगों को अभी तक दिमाग में है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बना सकता हूँ मैं। अभी तो आंसर सिंपल है सर, 18 फेब बहुत इजी हो गया, अभी तो मतलब कोई रॉकेट साइंस है नहीं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखे सर, क्या पूछ रहा है हमसे, एग्जामिन टू होम वेयर द डिटेल्स। यार ये थ्योरी क्वेश्चन तो पढ़ सकते हैं, फिर भी चलो एक बार पढ़ देता हूँ। अल्फा डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड इन महाराष्ट्र सप्लाई गुड्स टू बीटा रिटेलर रजिस्टर्ड इन गुजरात ड्यू टू अर्जेंसी पार्ट ए ऑफ द ई वे बिल इज फर्निश्ड बाय बीटा, रेसिपिएंट ने किया है सर, ठीक है, ऑन 5th मार्च एट 2 PM, ठीक है। The goods were delivered on 7th March 10 AM. The detail of the e-way bill were made available to Alpha distributor on the common portal immediately upon generation. Alpha distributor did not communicate acceptance sir. Sir कोई बात नहीं, हमारे पास 72 आवर्स होता है सर, 72 आवर्स का टाइम पीरियड है, उसके बाद तो डीम्ड एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है सर। To whom the details of e-way examined, to whom the details of e-way bill made available under relevant provision of the e-way bill, किसको e-way bill की डिटेल्स शेयर करना है, तो सर बीटा वाले ने बनाया, अल्फा वाले को शेयर होगा। व्हाट इज द लास्ट डेट एंड टाइम फॉर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, 72 आवर्स होता है सर, तो 5th मार्च से 72 आवर्स, 72 ना डिवाइडेड बाय 24 मतलब 3 दिन होता है मेरे ख्याल से, तो 3 दिन मतलब
8 मार्च होना चाहिए, बट ये तो गुड 7 मार्च को ही रिसीव कर लिया, तो 8 और 7 दोनों में विच एवर इज अर्लियर सर। व्हेन विल बी द डीम्ड एक्सेप्टेंस सर, जैसे ही 72 आवर्स खत्म होता है डीम्ड एक्सेप्टेंस हो जाता है सर। ये थ्योरी क्वेश्चन था, ये इजी था, ये आप पढ़ सकते हैं सर। आई होप क्लियर हुआ होगा। ये मैंने आपको जीएसटी का पूरा आरटीपी सॉल्व करा दिया सर, इनकम टैक्स का ऑलरेडी सॉल्व करा दिया था सर। इस चैनल पे सब कुछ वो चीजें पहले होती है सर जो बाकी पता नहीं कब लेके आएंगे राम मालिक, बट आपके लिए मैं सबसे पहले लेके आता हूँ सर आरटीपी वगैरह हर चीज का सॉल्यूशन। आई होप पसंद आ रहा होगा, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, ठीक है। चलो थैंक यू, सॉरी, थैंक यू।